डायस्टोपियन भविष्य में सेट है। एक रहस्यमयी वायरस द्वारा पृथ्वी की अधिकांश आबादी के मारे जाने के बाद 2 मिलियन से भी कम लोग बचे हैं। वायरस के एक साइड इफेक्ट के रूप में प्लेग के बाद पैदा हुए बच्चों के साथ साथ पृथ्वी पर सभी इंसान अंधे हो जाते हैं। समय बीत जाता है और दृष्टि एक मिथक बन जाती है, जिसे केवल स्वर्गीय प्राणी ही कर सकते हैं। ओवर टाइम, गंध और श्रवण जैसी अन्य मानव इंद्रियां बढ़ जाती हैं, जो लोगों को दृष्टि की भावना के बिना जीवित रहने में मदद करती हैं। लेकिन दुनिया फिर से मध्यकाल में चली जाती है और कोई तकनीक मौजूद नहीं है। कुछ दुर्लभ मामलों में कुछ लोगों को देखा जाता है, लेकिन उन्हें डायन घोषित कर दिया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है। कंजुआ शहर में केन नाम की रानी रहती है। वह जादूगर सेना की नेता है और पूरे शहर की देखरेख करती है, जो एक बांध पर स्थापित है। रानी बेहद धार्मिक है और सोचती है कि हर इंसान जो देख सकता है वह भगवान की इच्छा की अवहेलना कर रहा है। वह अपनी शक्ति का बेरहमी से प्रयोग करती है और दृष्टि की भावना के बारे में विधर्म फैलाने वाले की हत्या कर देती है। फिर हमें एक विशाल जंगल के बीच में बसे अल्केनी जनजाति से मिलवाया जाता है। नेता जनजाति का एक निडर योद्धा है। बाबा की पत्नी माघरा श्रम में जा रही है और पेरिस नामक जनजाति के एक बड़े सदस्य द्वारा मदद की जा रही है। माघरा अपने पति के लिए दर्द में रोती है, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण काम के कारण वह उसके साथ नहीं हो सकता। जनजाति पर जादूगर द्वारा हमला किया जा रहा है, जो सोचता है कि मगरा एक चुड़ैल है। जो कोई भी उनके रास्ते में आएगा उसकी भी हत्या कर दी जाएगी, लेकिन लोग अपने नेता की पत्नी के लिए अपनी जान से भी लड़ने को तैयार हैं। हालांकि पूरी जनजाति में दृष्टि की कमी है, उन्होंने अपनी सुनने और अन्य इंद्रियों में महारत हासिल कर ली है। जनजाति के अनुभवी सदस्य भविष्यवाणी करते हैं कि लगभग 200 विचफाइंडर सैनिक तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे हैं और खतरनाक हथियारों से लैस प्रतीत होते हैं। बाबा ने घोषणा की कि वह अपनी जनजाति की रक्षा करेंगे और दूसरों को युद्ध हॉर्न बजाने से पहले भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे अच्छे भाग्य के लिए एक पारंपरिक नृत्य करते हैं और खुद को तैयार करना शुरू करते हैं। कहीं और जादूगर सेना तमेक्टी का जनरल बैक्स नाम के एक आदमी के साथ है। वह अल्केनी का एक जनजाति सदस्य भी है, लेकिन उसका बाबा के साथ संघर्ष है। इसलिए वह माघरा को मारने और बाबा को सबक सिखाने के लिए दुश्मन की मदद कर रहा है। बैक्स ने खुलासा किया कि माघरा एक साधारण महिला नहीं है। पिछली सर्दियों में वह गर्भवती और घायल जनजाति में आई थी, यह दावा करते हुए कि वह एक बर्फीले तूफान से गुजरी थी। बाबा ने उसे अपनी पत्नी के रूप में लिया और अपने बच्चे को गोद लेने का फैसला किया। तब से वह कबीले के साथ रह रही है, लेकिन बैक्स को यह बात पसंद नहीं है कि बाबा को वह करना है जो वह चाहता है। फिर वह जनरल को एक हार देता है, जिसमें उस आदमी का नाम होता है जिसने माघरा को गर्भवती किया था। इसे छूने पर जनरल सदमे में जम जाता है। हार का नाम जेरल मारेल है, जिसे दृष्टि वाला एकमात्र व्यक्ति कहा जाता है। जनरल खुद रानी के आदेश के तहत जेरल मारेल को मारने के लिए वर्षों से काम कर रहा है। यदि माघरा अपने बच्चे के साथ गर्भवती है, तो इसका मतलब है कि वे उसे भी ढूंढने के करीब हैं। अपने आजीवन लक्ष्य के इतने करीब होने के कारण जनरल को उत्साहित करता है और वह बैक्स से अपने जनजाति की सुरक्षा उपायों को प्रकट करने के लिए कहता है। कहीं और माघरा एक बच्चे को जन्म देता है और महसूस करता है कि उसके पास एक और है। उसके शरीर के अंदर पेरिस एक खंड करता है और अंत में एक लड़का और एक लड़की पैदा होते हैं। जंगल की सीमा में जनजाति की सुरक्षा के लिए पत्थर की एक दीवार बनाई गई है। वे इसे ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं और कई प्रतिद्वंद्वियों को मारते हुए लड़ाई शुरू करते हैं। जब वे प्रबल होने वाले होते हैं, तो दीवार टूट जाती है और पत्थर पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं, जिससे जादूगरनी के आधे सैनिक कुचल जाते हैं। सब कुछ शांत होने के बाद बाबा को होश आता है कि बाकी आधा अभी भी नदी के किनारे पर है। तूफान गुजरने के बाद वे हमला करेंगे ताकि जनजाति के पास तैयारी के लिए कुछ ही घंटे हों। बाबा पहली बार अपने बच्चों से मिलते हैं, लेकिन उनके भविष्य को लेकर परेशान हैं। वे जानते हैं कि बाकी से लड़ना सेना की आसान नहीं होगा। जीवन के किसी भी अधिक नुकसान से बचने के लिए पेरिस का सुझाव है कि वे एक गुप्त पुल से भाग जाते हैं, जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। हर कोई सहमत है और उसके नेतृत्व में उक्त पुल पर अपना रास्ता बनाता है। जब वे आधे रास्ते में होते हैं, तो जनरल और उनकी सेना आती है। शुरू में वे समझ नहीं पाते कि ग्रामीण कहाँ हैं, लेकिन वे जल्द ही गुप्त पुल की उपस्थिति को महसूस करते हैं और बैक्स को उसमें धकेल देते हैं। बाबा दूसरे छोर पर पहुंच जाते हैं और बक्स को बचाने के बाद पुल को काट देते हैं, क्योंकि वह अभी भी जनजाति का सदस्य है। रास्ता जाने के साथ जनजाति भाग जाती है और जनरल एक बार फिर विफल हो जाता है। एक चील रानी को असफलता का संदेश देती है। वह मंदिर जाती है और परिषद को उनके द्वारा प्राप्त संदेश के बारे में बताती है। यह पता चला है कि जेरल मारेल ने अपनी बहन को बहुत पहले मार डाला था, इसलिए वह उसे हर कीमत पर मरना चाहती है।
इसके अलावा उसके और उसके लोगों के लिए दृष्टि वाला कोई व्यक्ति एक दानव है। यह जानते हुए कि जेरल मारेल के 2 बच्चे पैदा हुए हैं, रानी उन तीनों को मारने में मदद करने के लिए विचफाइंडर की एक और सेना भेजती है। कहीं और जनजाति रुक है और मागरा सभी को जेरल मारेल के बारे में बताता है। वह बताती है कि अफवाहें सच हैं और वह वास्तव में दृष्टि की शक्ति से धन्य है। वह धर्म में विश्वास नहीं करता और सोचता है कि दृष्टि दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में मदद करेगी, न कि दूसरी तरफ। उसने मागरा को पहाड़ों के बीच में एक सुरक्षित जगह के बारे में भी बताया है जो कभी नहीं मिलेगा क्योंकि यह एक भूलभुलैया की तरह है। मागरा सभी को उस स्थान पर ले जाता है जहां वे बसने का फैसला करते हैं। निम्नलिखित दृश्य में बाबा अपने दोनों बच्चों के साथ सैर पर जाते हैं। यह तब होता है जब हमें पता चलता है कि उनके पास है दृष्टि की शक्ति से भी धन्य हो गया। थोड़ी देर बाद वह जंगल में चला जाता है अपने बच्चों के साथ भोजन की तलाश में जब उन पर अचानक भालू द्वारा हमला किया जाता है। वह इसे मारने की कोशिश करता है कई बार लेकिन यह तभी काम करता है जब एक तीर जानवर को मारता है। तीर फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद जेरल मारेल है। उन्हें खुशी है कि उनके बच्चे सुरक्षित हाथों में हैं क्योंकि उनके पास पिता बनने से पहले बहुत कुछ करना है। वह बाबा को उस बॉक्स के बारे में बताता है जो उसे झरने के पास मिल सकता है। वह बाबा को बॉक्स की चाबी भी देता है और कहता है कि बच्चों को 12 साल की उम्र में बॉक्स दिया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि वे लड़के कोफुन और लड़की का नाम हनीवा रखें लेकिन यह कहने से पहले कि बॉक्स में क्या है वह भाग जाता है। विश्वासघाती बैक्स भी जंगल में है और सुनता है कि बाबा जलामारेल का नाम चिल्लाते हैं। उसे संदेह है कि कुछ गड़बड़ है और अपनी चाची को इसके बारे में बताता है। बाक्स के माता पिता बाबा के आदेश पर सजा के कारण मारे गए थे, इसलिए उनका पूरा परिवार उनके खिलाफ है। वे पता लगाने के लिए छाया नाम की एक लड़की को किराए पर लेते हैं। क्या चल रहा है? छाया एक जनजाति सदस्य है जो अदृश्य होने के लिए जाना जाता है। वह खुद को छिपाने में इतनी अच्छी है कि वह कभी भी जनजाति में किसी के द्वारा नहीं देखी गई है, भले ही वह उनके साथ रहती है। रात में माघरा, बाबा और पेरिस जेलामारेल का डिब्बा खोलते हैं जहां उन्होंने एक खिलौना नाव छोड़ी है और कई किताबें जो बच्चों को पढ़ना सिखा सकती हैं। समूह को पता चलता है कि बच्चे देख सकते हैं लेकिन इसे गुप्त रखने का फैसला करते हैं। पेरिस भविष्यवाणी करता है कि पुस्तकों में प्राचीन लोगों और उनकी तकनीकों के बारे में ज्ञान है। जब बच्चे तैयार होंगे तो उन्हें एक दिन एक नई विश्व व्यवस्था स्थापित करने के लिए अपनी यात्रा पर जाना होगा। माघरा इस विचार के बिल्कुल खिलाफ है। वह उन्हें गांव के बाहर बॉक्स को दफनाने का आदेश देती है और इसके बारे में फिर कभी बात नहीं करती है। बच्चों को हर कीमत पर इससे दूर रखा जाना चाहिए। तभी पेरिस को पता चलता है कि उनकी जासूसी की जा रही है और बातचीत बंद कर देता है। बाहर शेडो बैक से झूठ बोलता है। उसे बताता है बाबा अपनी झोपड़ी के अंदर अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे और कुछ नहीं। बैक्स भी इसका पता लगाता है और अपनी खुद की योजना बनाता है। वह एक बोतल पर नदी में एक संदेश भेजता है और हर दिन ऐसा करने का फैसला करता है जब तक कि जनरल को में से एक बोतल नहीं मिल जाती और वह बाबा पर हमला नहीं करता। इस बीच जनरल और उनके जनजाति के लिए देखने के लिए सैनिक अपनी शक्ति में सब कुछ कर रहे हैं। वे कई घरों को जलाते हैं और कई लोगों को मारते हैं, उनसे माघरा के बारे में पूछते हैं। हालांकि वर्षों की खोज के बाद भी वे उसका पता लगाने में असफल रहे हैं। बांध में रानी को जनरल से एक संदेश मिलता है जिसमें कहा गया है कि वह घर लौटना चाहती है। आगे की जांच करने पर उसे पता चलता है कि राज्य के लोग उसके शासन से संतुष्ट नहीं हैं। बांध की स्थिति कमजोर होती जा रही है और अपने लोगों के लिए सोचने के बजाय वह चुड़ैलों को पकड़ने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है जो राज्य के लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। इसलिए परिषद के 2 सदस्यों ने संदेश बदल दिया और है उसे मारने की योजना बना रहा है। उस दिन बाद में वह परिषद के सदस्यों को छत पर लटकाकर मार देती है और उन्हें बिजली से जला देती है। फिर हमें एक असेंबल दिखाया जाता है। कोफुन और हनीवा बड़े हो रहे हैं। वे अपनी दृष्टि गुप्त रखते हैं लेकिन जनजाति और उसके अनुष्ठान को इस तरह से देखते रहते हैं जो किसी के पास नहीं है। आखिरकार 12 साल बीत जाते हैं और वह समय आता है जब उन्हें किताबों से परिचित कराया जाता है। पेरिस जेलामारेल के आदेशों का पालन करना चाहता है लेकिन मगरा इसके सख्त खिलाफ हैं। वह चाहती है कि उसके बच्चे पूरी दुनिया के साथ युद्ध में जाने के बजाय एक सामान्य जीवन जिए और खुश रहें। पेरिस उसकी चिंता को समझती है लेकिन जानती है कि एक मां के रूप में उसकी भावनाएं एक बेहतर दुनिया के रास्ते में नहीं आ सकती। उनके पिता उनके लिए चले गए। प्रारंभ में वे अपनी मां के खिलाफ जाने से इनकार करते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन फिर वे थोड़ी देर के लिए विषय पर चर्चा करते हैं और किताबों को पढ़ने की कोशिश करने के लिए एक निष्कर्ष पर आते हैं।
बाबा उन्हें बाहर से बात करते हुए सुनते हैं, लेकिन उन्हें अपना रास्ता खुद लेने की अनुमति देने का फैसला करते हैं। वह पेरिस को बच्चों के बारे में बताता है और वे किताबों को माग्रा से गुप्त रखने की योजना बनाते हैं, यह जानते हुए कि अगर उसे पता चला तो वह उन सभी को जला देगी। अगले कुछ महीनों में बच्चे वर्णमाला सीखने के लिए प्रतिदिन अपनी मां से छिपते हैं। अंततः वे वाक्यों और साहित्य को पढ़ने में सक्षम होते हैं जो उन्हें अतीत का ज्ञान प्रदान करते हैं। निम्नलिखित दृश्य में हम देखते हैं कि एक गांव की एक लड़की एक्स एक नदी के किनारे एक बोतल पर हाथ रखती है। यह संदेश के साथ बोतलों में से एक है जिसे बैक्स ने सामान्य के लिए छोड़ दिया। जेरल मारेल के लिए 1 साल की खोज करने के बाद और बुरी तरह विफल होने के बाद अंत में सामान्य बांध पर घर लौटता है। वह रानी के सामने घुटने टेकता है और उससे कहता है कि वह राज्य के लोगों के लिए 100 घोड़े, कई किलो अनाज और कई अन्य आवश्यक चीजें लाया है। हालांकि वह एक व्यक्ति को पकड़ने में विफल रहा है जिसे उसे पकड़ने के लिए भेजा गया था। वह परिणाम भुगतने और मौत की सजा देने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी आखिरी इच्छा अकल्पनीय करने की है, क्योंकि वह एक योद्धा के रूप में याद किया जाना चाहता है, मूर्ख के रूप में नहीं जो एक शाही आदेश पूरा नहीं कर सका। रानी सहमत हो जाती है और उसे बांध से कूदने के लिए भेजती है। थोड़ी देर बाद बैक्स द्वारा भेजा गया नोट रानी के पास लाया जाता है और उसे बच्चों के ठिकाने के बारे में पता चलता है। जब जनरल अकल्पनीय करने से कुछ सेकंड दूर होता है, वह उसे रोकती है और उसे संदेश दिखाती है। रानी के लिए जीत इतनी जबरदस्त है कि वह उसकी बाहों में रोते हुए टूट जाती है। गांव में वापस हनीवा और कोफुन ने एक हॉर्न सुना। सभी को एक बैठक के लिए इकट्ठा करने के लिए बुला रहा है। यह पता चला है कि बैक्स और उसकी चाची के बीच एक अनाचार के परिणामस्वरूप एक विकृत और मृत बच्चे का जन्म हुआ है। इस घटना से हर कोई भयभीत है, लेकिन यह अधिक पर प्रकाश डालता है महत्वपूर्ण समस्या है। जनजाति की आबादी कम है, जिसका अर्थ है कि लोगों ने अपने रिश्तेदारों के साथ संबंध बनाए रखना शुरू कर दिया है। पेरिस सोचता है कि उन्हें अपने त्योहारों पर जाकर अन्य जनजातियों के साथ मेलजोल शुरू करना चाहिए। बाबा को संशय है क्योंकि उन्हें छिपा रहना है। हालांकि जब पूरा गांव पेरिस का पक्ष लेता है तो उसके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। वह अपने बच्चों को घर पर रहने के लिए कहता है और ग्रामीणों को अपने अतीत के बारे में एक आत्मा को कभी नहीं बताने के लिए कहता है। यह सब वे अपने घरों को डायन खोजने वालों से बचाने के लिए कर सकते हैं। बाबा, माघरा और बाकी ग्रामीणों के एक जनजाति के त्योहार में भाग लेने के बाद हम देखते हैं कि कोफुन और हनीवा उनका पीछा करते हैं बारीकी से पीछे। वे रात में रुकते हैं जब वे बाजार जैसी जगह पर पहुंचते हैं जहां भीड़ इकट्ठी होती है अग्नि उत्सव को देखने के लिए। तब पता चलता है कि यह त्योहार देखे हुए राक्षसों की मृत्यु का जश्न मनाने के लिए है। बहुत से अंधे लोग जिन पर देखे जाने का झूठा आरोप लगाया गया है, उन्हें अलाव से बांध दिया जाता है। एक पुजारी उन्हें राक्षस घोषित करता है और उन्हें आग लगा देता है। वे देखते हैं कि लोग आग के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, नाचते हैं और प्यार करते हैं। पेरिस और माघरा भी क्रूर सजा से स्तब्ध हैं। पेरिस का दावा है कि हालांकि वे चुड़ैलों से सुरक्षित हैं, रानी का सिद्धांत तेजी से फैल रहा है, लोगों को राक्षसों में बदल रहा है। अब अनुष्ठान देखने में असमर्थ कोफुन भीड़ से दूर चला जाता है। जब कोई आसपास नहीं होता है तो गुलाम व्यापारी उसके पास जाते हैं जो उसका अपहरण करते हैं और उसे ले जाते हैं। सिर्फ कोफुन ही नहीं बल्कि गुलामों ने कई कबीलों के कई बच्चों का अपहरण कर लिया है। हनीवा अपने भाई को लापता पाती है और जल्दी से अपने माता पिता को बताने जाती है। बाबा, माघरा, पेरिस, हनीवा और कई अन्य लोगों से मिलकर उसकी तलाश करने के लिए एक खोज दल निकलता है। इसी बीच दास व्यापारियों ने बच्चों के हाथ मुंह बांध दिए हैं और धुएं के बादल को दूसरे शहर में ले जा रहे हैं। 1 घंटे बाद वे एक इमारत में पहुंचते हैं जहां दासों के हाथ खुले होते हैं और उन्हें जमीन पर रख दिया जाता है। खोज दल को हाल ही में जला हुआ लकड़ी का टुकड़ा मिलता है और यह मानता है कि व्यापारी यहाँ कुछ थे समय पहले। जब तक हनीवा ने अपने भाई के एक चट्टान पर लेखन को नोटिस नहीं किया, तब तक उनके लिए आश्वस्त होने का कोई तरीका नहीं है। उसने उनसे उसे पाने के लिए संकेतों का पालन करने के लिए कहा है। जब हनीवा सभी को संकेत के बारे में बताता है तो माघरा चौंक जाता है। वह पूछती है कि हनीवा कैसे जानता है कि उसने क्या लिखा है और अंततः पता चलता है कि उसके बच्चे पढ़ना जानते हैं। वे अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हैं और भविष्य में भी ऐसा करने की योजना बना रहे हैं। माघरा गुस्से में आग उगलती है, लेकिन उसकी प्राथमिकता अपने बेटे की तलाश करना है। बचाव दल उस भवन में भी पहुंचता है जहां दासों को रखा जाता है। बाबा सभी को बाहर रहने के लिए कहते हैं जबकि वह अकेले अंदर जाते हैं। हनीवा का तर्क है कि वह उससे जुड़ना चाहती है, लेकिन बाबा नहीं चाहते कि वह देखे कि वह दुश्मनों के सामने क्या बनेगा। उसने अपने जीवन का पहला आधा हिस्सा इसी तरह की परिस्थितियों में बिताया है।
कई लोगों को मार डाला, लेकिन वह नहीं चाहता कि उसकी बेटी उसे इस तरह देखे। वह फिर गार्ड पर हमला करता है और चुपचाप उसे उस स्थान पर ले आता है जहां दास रखे जाते हैं। कोफुन उन्हें देखता है और अपने पिता को अपनी उपस्थिति के बारे में सचेत करने के लिए शोर करता है। जैसे ही बाबा यह सुनता है, वह एक बन जाता है जानवर और एक के बाद एक सभी व्यापारियों को मारता है। लड़ाई के अंत तक उसका अपना बेटा शायद ही उसे पहचान सके। अंत में बाबा ने गिरोह के नेता को पकड़ लिया और उसके गले में छुरा घोंप दिया। कोफुन अंत में अपनी मां से मिलता है, जो पहले उसे गले लगाता है, लेकिन फिर उसे अपने जीवन के इतने बड़े हिस्से को छिपाने के लिए उसे दूर धकेल देता है। जब वे गांव पहुंचते हैं तो बच्चे अपनी मां से क्षमा मांगते हैं और प्रकट करते हैं कि उन्हें किसी दिन किताबों के अनुसार दूर की यात्रा करनी है। एक भावुक माघरा उन्हें गले लगाता है। अंत में यह बात सामने आती है कि वे अपने ही लोग हैं। बाहर बाबा एक कुत्ते को भौंकते हुए सुनते हैं और महसूस करते हैं कि दुश्मन उनके पास आ रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि सेनापति और उसकी सेना गांव में पहुंचती है। उसी समय माघरा एक छोटी थैली निकालता है जिसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इससे पहले कि वह इसे अपने बच्चों को दे पाती, हमले की खबर कबीले में फैल जाती है। बैक्स सभी से कहना शुरू कर देता है कि अपनी जान बचाने के लिए दुश्मनों को सौंप दें। क्रोधित कोफुन स्थिति का फायदा उठाता है और बैक्स को बंधक बना लेता है। उसका इस्तेमाल करके वह और उसका परिवार गांव से भाग जाते हैं। उनके पीछे छाया आती है जो उनके साथ यात्रा में शामिल होना चाहती है। जब परिवार काफी दूर होता है, हनीवा बैक्स को उसके हर काम के लिए मारना चाहता है। हालांकि कोफुन उसे यह साबित करने के लिए स्वतंत्र करता है कि वे राक्षस नहीं हैं कि लोग उन्हें चित्रित करते हैं। सभी के दूर चले जाने के बाद बैक्स फिर से गांव लौटता है और जनरल को भागने वालों के बारे में बताता है। सेना पूरे गांव को चाकू की नोक पर रखती है, यह घोषणा करते हुए कि जब तक असली कोफुन और हनीवा नहीं है पाया, वे सब डायन हैं। कहीं और बाबा और परिवार एक नदी के तट पर पहुंचते हैं और एक नाव पर चढ़ते हैं जिसे उन्होंने वर्षों से बनाया है। जैसे ही वे नौकायन करने वाले होते हैं, वे दुश्मन से घिरे होते हैं। जनरल ने घोषणा की कि उसने अपना पूरा जीवन जेरल मारेल के बच्चों की तलाश में बिताया है और अब पीछे नहीं हटने वाला है कि वे इतने करीब हैं। वह पूरे गांव को मारने की धमकी भी देता है। लड़ाई करना या उसके साथ आने से इनकार करना। प्रतिद्वंद्वी सैनिक पानी में उतर जाते हैं और नाव पर बैठ जाते हैं। जब वे काफी करीब होते हैं, बाबा एक आदमी को मार देते हैं जिससे दूसरों को उनके सटीक स्थान का पता चल जाता है। इससे दोनों पक्षों के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है। लड़ाई के बीच में हनीवा बैक्स पर एक तीर चलाता है और उसे मार देता है। बाबा नाव को और दूर ले जाते हैं जहां पानी गहरा होता है। चूंकि सेना के पास नाव नहीं है, वे फिर से परिवार को खो देते हैं। जनरल बैक्स को और अधिक पीड़ा से बचाने के लिए उसे मारता है और एक कमांडर को जनजाति में सभी को मारने का आदेश देता है। उसके बच्चे, उनके पास दो विकल्प हैं, या तो नक्शे का अनुसरण करें और नदी के किनारे जाएं, या जंगल के किनारे रास्ता लें और सुरक्षित स्थान पर जाएं। माघरा इस फैसले से खुश नहीं है, लेकिन के पास बहस करने की कोई जगह नहीं है। थोड़ी देर बाद वे रात को आराम करने के लिए बैंक में रुकते हैं। राज्य में वापस रानी को बाबा और उनके परिवार के एक बार फिर भाग जाने के बारे में पता चलता है। परिषद के सदस्य उनसे अनुरोध करते हैं कि राज्य पर ध्यान केंद्रित करें क्योंकि उसे अपने धार्मिक विश्वासों की तुलना में अधिक देखभाल की आवश्यकता है। तब यह पता चलता है कि रानी को जेरलामेरिल से बहुत पहले प्यार हुआ करता था, लेकिन उसने इस भावना का बदला नहीं लिया। लोगों को लगता है कि उन पर एक प्यार करने वाली रानी का शासन है जो केवल अपने बारे में सोचती है। उन्होंने उसके अहंकार के कारण लोगों और खजाने को खो दिया है, और इसके बारे में भी मुखर हैं। रानी अचानक बैठक छोड़ देती है और बाद में उन परिषद सदस्यों की हत्या कर देती है जो पहले उसका विरोध कर रहे थे। अगली सुबह बाबा और समूह अपने सामान को गायब होने के लिए जगाते हैं। यहाँ तक माघरा के पास की थैली भी गायब हो गई है। जैसे ही वे उनकी तलाश करने की कोशिश करते हैं, कोफुन ने देखा कि कोई कुछ गज की दूरी पर खड़ा है। कहीं और रानी को बताया जाता है कि लोग उसे सिंहासन से हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं। उसके पक्ष में कोई नहीं है और उसके द्वारा की गई मौतों के लिए उसे दंडित किया जाना तय है। उनकी दुस्साहस से क्रोधित रानी पूरे राज्य को समाप्त करने का निर्णय लेती है और अपने दम पर जेरलमारेल की तलाश करती है। वह बांध को बंद कर देती है जो इसे अस्थिर कर देता है, जिससे यह आक्रामक रूप से आगे बढ़ता है। जैसे ही यह बाढ़ और टूटना शुरू होता है, वह अपने कुत्ते और उसके करीबी सहायक के साथ गाड़ी में भाग जाती है। राज्य के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।